क्लाइमेट बेटा मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन भी ये चैप्टर करवाया था, क्लाइमेट भी मैं रीड ही कर देता हूँ, आप ही करूंगा, आप मत करना, जहां से छोड़ा था वहां से आपसे मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो, विंटर एंड समर आर द मेन सीजन्स। ये जो विंटर और समर है यहाँ पे मेन सीजन है टुंड्रा रीजन में। स्प्रिंग और ऑटम वेरी शॉर्ट है। स्प्रिंग ऑटम कौन से है जी? पतझड़ और बसंत के सीजन बहुत कम है, ये विंटर समर के बीच में ही आते, लेकिन इनका टाइम ना महीने का या 10 दिन का 20 दिन का, इससे ज्यादा नहीं होता। टुंड्रा इन द वर्ल्ड कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट रीजन विद एन एक्सट्रीमली लो एनुअल टेम्परेचर। अब ये जो टुंड्रा है दुनिया में सबसे ठंडा और सूखा इलाका माना जाता है। यहाँ पर जो एनुअल टेम्परेचर है बहुत कम नहीं, यानी कि -50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है यहाँ का। ड्यूरिंग सम मंथ इन विंटर, कुछ महीने हैं जी इसके विंटर के, दैट टेम्परेचर ड्रॉप डाउन फर्दर, कि विंटर में ये टेम्परेचर और नीचे नीचे से चला जाता है। Winter carry on for about 9 months with the sun not seen at all and the night lasting for a long। यहाँ पर बेटा क्या है, और बताओ मैं आपको, यहाँ पर जो विंटर होता है ना, सर्दियां 2-2 महीने की होती है, और जो सूरज भी है बहुत कम नजर आता है आपको, कुछ हफ्तों के लिए निकलता है, ठीक है जी। सूरज कब निकलता है? बहुत कम निकलता है, कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन जो विंटर है यहाँ की 9 महीने की होती है, हमारे यहाँ पर 3 महीने की है सर्दी सिर्फ। द मून एंड द अदर हेवनली बॉडीज कैन बी सीन थ्रू द सीजन। आपको जो मून है, चंद्रमा, और दूसरे जो तारे हैं वो आपको सारा दिन में भी नजर आते हैं और रात में तो नजर आएंगे ही आएंगे। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो, यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है वोलेंटली इन विंटर, सर्दियों में, एंड ब्रिंग कंटिन्यूज हैवी स्नोफॉल। और बहू और क्या होता है बेटा, जो लगातार हैवी स्नोफॉल होती रहती है, जो ये जो स्नो स्टॉर्म्स है ना, जिसको ब्लिज़ार्ड्स बोलते हैं, ये आप वाली पिक्चर में देख लेना, इसको ब्लिज़र्ड्स बोलते हैं। एंड दे फ्रॉम दे थिक लेयर्स ऑफ आइस, और ये पतली पतली लेयर्स होती है इसकी आइस की, जिसको स्नो स्टॉर्म बोला जाता है, यानी कि बर्फ का तूफान। ड्यूरिंग समर द सन शाइन्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे। गर्मियों में यहाँ पर जो सूर्य है 24 घंटे निकला रहता है। हमारे यहाँ तो सूर्य सुबह निकलता है शाम को डूब जाता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। इट हार्डली सेट ड्यूरिंग द सीजन, सीजन में तो ये बहुत कम डूबता है। दिस इज वाई, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक रीजन है, इस आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, इसको मिडनाइट सन की रात बोला जाता है। समर्स आर यूजुअली वार्म, या तो गर्मियां अक्सर थोड़ी सी गर्म होती है, टेम्परेचर अप चला जाता है 12 डिग्री तक। अमंग द नॉर्थ अमेरिकन, Scandinavian and Russian tundra region, the Scandinavian tundra is warmest with scanty rainfall। इसमें क्या है जी, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर, और रशिया में जो टुंड्रा रीजन है, और स्कैंडिनेवियन टुंड्रा, ये थोड़ा सा गर्म है और यहाँ पे बारिश भी होती रहती है थोड़ी थोड़ी। अब बात करते हैं वेजिटेशन की। वेजिटेशन की बात कौन करेगा? सर हम करें? हाँ पढ़ो। Vegetation. Due to the extremely cold climate, poor soil quality, and frozen land, vegetation in the Arctic tundra region is limited. The frozen ground prevent plants with deep root like trees from growing.
There are barely about 1,700 different species of plant they grow here. These are mostly shrub, sedges, mosses, lianes, and grasses. During the short summer, the top layer of soil melt and allow plant to grow and reproduce. Small flowering plant like poppies, lilies, buttercups, and violets spring up, survive for a short while, and get buried under the sheet of ice in winter. Willow grows in some part of the tundra but only about 8 centimeter high. And Antarctica is mostly too cold and dry to support any vegetation, and most of the continent is covered by ice field. However, some portion of the continent, mainly the Antarctic Peninsula, have areas of rocky soil that support plant life. ठीक है जी, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। बेटा बच्चे हम बात करते हैं वेजिटेशन की, यानी कि वनस्पति की। ड्यू टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठंडा है। पुअर सॉइल क्वालिटी, यहाँ की जो जमीन की उपजाऊ शक्ति वो बहुत ही कम है, फ्रोजन हो जाती है। फ्रोजन लैंड है यहाँ की, यानी कि जो जमीन है वो बर्फ से ढकी हुई है। वेजिटेशन इन द आर्कटिक, जो वेजिटेशन है इस एरिया में, टुंड्रा रीजन में, इस लिमिटेड बहुत कम होती है। यहाँ पर पेड़ पौधे कम है। द फ्रोजन ग्राउंड प्रिवेंट्स प्लांट्स विद डीप रूट्स लाइक ट्री फ्रॉम ग्रोइंग। जो हम ये जो फ्रोजन ग्राउंड है ना, तो ये क्या करता है, पेड़ों को उगने से रोकता है, प्रिवेंट करता है डीप रूट्स जाने से। जैसे पेड़ हो गए, प्लांट्स हो गए ग्रोइंग फ्रॉम ग्रोइंग से। देयर आर barely about 17 डिफरेंट टाइप स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर तो सिर्फ 1700 के करीब प्लांट्स की या फिर पेड़ों की प्रजातियां हैं जो यहाँ पे उगती है। These are the mostly shrubs, यहाँ पर ज्यादातर झाड़ियां होती है, sedges होती है, mosses है, lichens है और घास होता है यहाँ पर। During the short summer, क्योंकि जो समर होती है यहाँ की वो है शॉर्ट टाइम के लिए। The top layers of soil melts, जो टॉप लेयर है जिसकी सॉइल की वो मेल्ट होती है, और जो प्लांट्स उसको अलाउ करती है कि वो रिप्रोड्यूस हो जाए, उग जाए। स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक पॉपीज, कुछ छोटे छोटे फूल भी हैं, प्लांट्स हैं, जैसे पॉपीज हो गया, लिलीज हो गया, बच्चर कॉप्स हो गया और वॉयलेट्स हो गया, ये स्प्रिंग अप, ये भी उगते हैं। सर्वाइव शॉर्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल, कुछ समय के लिए ही ये जीवित रहते हैं, क्योंकि फिर ठंड पड़ जाएगी, फिर ये खत्म हो जाएंगे। एंड गेट बरिड अंडर द शीट ऑफ आइस इन विंटर, और जो सर्दियां आती हैं उसकी जो परत बनती है ना बर्फ की, उसमें ये फिर दब जाती है, मर जाते हैं। Willow grows on some parts of the tundra but only about 8 centimeter high। जो विल्लो है, ये भी प्लांट्स है, ये उगते हैं टुंड्रा रीजन में, उस हिस्से में, लेकिन इनकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। आगे है अंटार्कटिका इज मोस्टली टू कोल्ड, जो अंटार्कटिका है वो भी बहुत ज्यादा ठंडा है, ड्राई है, और टू सपोर्ट एनी वेजिटेशन, किसी भी वेजिटेशन के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय आइस फील्ड्स, और जितना ये एरिया है यहाँ पर किसी से कवर है, वो बर्फ से कवर है वो। However, some proteins of the continents, the portion, sorry. However, some portions of the continent, mainly the Antarctic Peninsula, have areas of rocky soil and a sport plant life. इसमें क्या है, कुछ हिस्सा है जिस कॉन्टिनेंट का जो अंटार्कटिक में है ज्यादा, पेनिनसुला है। पेनिनसुला कौन पता है बेटा, जहां पर
तीन साइड से वो समुद्र से गिरा हुआ, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। कुछ एरिया है यहाँ पर भी। हैव एरियाज ऑफ रॉकी सोइल, यहाँ पर कुछ ना चट्टाने कैसी है जी, रॉकी सोइल है, चट्टानी है यहाँ की मिट्टी। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स को हेल्प मिलती है, सपोर्ट करती है ये प्लांट उग जाए। एनिमल लाइफ आगे है बेटा जी, एनिमल लाइफ, पशुओं का यहाँ पे जीवन कैसा है, कौन रीड करेगा इसको? सर हम करें? करो करो। सर हम करें? ना सर हम बेटा, करें? ऐसे नहीं, जिसने पहले कहा है। ऐसे नहीं, एवरीबॉडी स्टॉप, स्टॉप रीडिंग, लिसन टू मी केयरफुली। जिसका मैं नाम लूंगा वही बच्चा रीड करेगा, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। ये है जी समुद्रप्रीत कौर, 5th जैस्मिन में, ये बच्चा रीड करेगा पहले, फिर बाद में दूसरा। Animal life, the animals that inhabit the Arctic region have specially ascended to withstand long cold winters and glacier years. But large animals like the ox and carnivores are heavily protected against the cold. The ox they migrate to warmer areas in winter. चल ले आ दे। Hibernating during winter. Other wild animals include snowy owls, deer, polar bears, white fox, attractive hares, and blackfish. Consider that heavy whales, seals, and walrus, cod, herring, and salmon लीव करके ज्वाइन करके देखो क्या। water. These animals have ability to protect them from ice, cold conditions, attractive winds, and sea angels migrate between the two poles all the year round. Wild trees and beaches are also found here. Penguins inhabit the attractive region. Indians are very important for the people of trade region. Their milk, meat, cheese, and jams are used by the people. These regions are much adjusted to the climate conditions of the place. They did that the ice cubes to get their food dipped in canyons, mouths, and irrigations. Rivers are also used by people to draw their children. Human satellite people had died in the polar region of the northern hemisphere in 980 AD. Itself maintains where from north the Vikings created the first settlement in Greenland. Some important inhabitants of the Trunda lowlands are of North America. तो बेटा ठीक है जी, आप रुक जाओ अब प्लीज, आप रुको, मैं पढ़ता हूँ इसको। एनिमल्स, यहाँ देखो हमने वेजिटेशन रीड कर लिया है, क्लाइमेट देख लेते हैं, क्लाइमेट कैसा है। भी ठंडा एरिया है, बर्फ ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन रहता है, यहाँ पे बहुत कम सूरज निकलता है, और जो समर है उसका पीरियड शॉर्ट पीरियड है वो। दूसरी बात, यहाँ का जो वेजिटेशन है, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। अब आते हैं हम इसकी एनिमल लाइफ की तरफ, जिनका पशुओं का यहाँ पे जीवन कैसा है। द एनिमल्स
that inhabit the Arctic tundra regions have special adaptation to withstand long cold winters and to breed and raise young ones in summer। देखिए यहाँ के जो पशु भी हैं उनका जो लाइफ है वो हैबिट हो चुके हैं, उन्होंने इस एरिया को अब क्या कर अडॉप्ट कर लिया है, इसके अकॉर्डिंग वो रहते भी हैं। ये ठंडी सर्दियों में भी रह सकते हैं, जब कोल्ड विंटर आता तब ये रहते हैं। तो ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं गर्मियों के सीजन के दौरान, सर्दियों के सीजन के दौरान ये जन्म नहीं देते। डार्क एनिमल्स लाइक द मस्क ऑक्स, यहाँ पर बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि ऑक्स, बैल एंड कैरिबाउ आर हैवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोल्ड बाय इंसुलेशन ऑफ फैट। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो ठंड से बचाते हैं, उनके अंदर फैट ज्यादा होती है। दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज इन विंटर, ये जब सर्दियां आती हैं ये गर्म एरिया में चले जाते हैं। स्मॉलर एनिमल्स, कुछ छोटे जो जानवर हैं लाइक आर्कटिक स्क्विरल्स, जैसे गिलहरी होती है, सरवाइव कर जाती है बाय बोरिंग एंड हाइबरनेटिंग ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि ये अपने आप को छुपा लेते हैं पेड़ों में, खोल, पेड़ों के खोल में ये अपने आप को छुपा लेते हैं। अदर टुंड्रा एनिमल्स इंक्लूड स्नोई ऑल्स, इसमें कुछ जो बर्फीला उल्लू होता है वो आता है, रेंडियर्स आते हैं, पोलर बियर आता है, व्हाइट फॉक्स आती है जिसको लोमड़ी बोलते हैं, आर्कटिक हेयर्स आते हैं, बालू आते हैं, और यहाँ पर रैबिट भी है, ब्लैक फ्लाइज भी है, काली मक्खियां भी है, ये अपने को यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। आर्कटिक एनिमल्स हैं जो कंप्राइज ह्यूज वेल्स, इसके अंदर ह्यूज वेल्स हैं, सील्स आती हैं एंड वालरस आते हैं, कोड है, हेरिंग एंड सैल्मोन फिश है, ये सैल्मन फिश का नाम है। अबाउट द आर्कटिक वाटर, ये पानी में रहने वाले हैं, ये जो इस एरिया में जो क्योंकि समंदर भी है तो इस एरिया में रहते हैं ये सारे के सारे। दीज एनिमल्स हैव ब्लबर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी कोल्ड कंडीशन, इनके पास ब्लबर्स होते हैं जिनसे ये बर्फीली ठंडी हवाओं से अपने आप को इस कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, बचा लेते हैं। आर्कटिक टर्न्स एंड सी गुल्स माइग्रेट बिटवीन द टू पोल्स ऑल द ईयर राउंड। आर्कटिक टर्न्स में सी गुल्स होते हैं, जो सी गुल्स जिसको बोला जाता है, वो माइग्रेट करते रहते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इनके इसी पूरा साल ही ऑल द ईयर। वाइल्ड स्वान्स, जिसको हंस बोला जाता है, एंड गीज आर आल्सो फाउंड हियर, यहाँ पे गीज भी मिलते हैं और सफेद हंस भी मिलते हैं, पेंगुइन भी मिलता है। इनहैबिटेड द आर्कटिक रीजन, वो भी इस एरिया का क्या है, अंटार्कटिक रीजन का जानवर है और यहाँ का वो वसनीक है। अब बात करते हैं रेनडियर्स की। रेनडियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स, ये जो रेनडियर्स है बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है फॉर द पीपल ऑफ टुंड्रा रीजन, जो टुंड्रा रीजन के लोगों के लिए। द मिल्क, इससे क्या मिलता है, मिल्क भी मिलता है, मीट है, स्किन है और हड्डियां आर यूज्ड फॉर द पीपल, यूज्ड बाय द पीपल। यहाँ इससे दूध लेते हैं, मीट लेते हैं, चमड़ी यूज करते हैं, हड्डियां यूज करते हैं यहाँ के लोग। दीज रेनडियर्स आर मच अडेप्टेड टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस, ये जो रेनडियर्स है वो बहुत ज्यादा इसको उन्होंने अडेप्ट कर लिया, इस मौसम को, इस क्लाइमेट को, इस कंडीशन को, इस प्लेस की। दे dig the ice sheets to get their food, कैमरा भी होगा। which include, बेटा बोल क्यों रहे हो? They dig the ice sheets to get their food, ये शीट को डिग करते हैं अपना फूड प्राप्त करने के लिए। which includes, इस तरह के इंक्लूड होते हैं जो moles and lichens। Rhinos are also used for by the people to draw their sledge,
यहाँ पर जो हिरन है जिसको हम रेनडियर्स बोलते हैं, इनको यूज करते हैं लोग उनकी स्लेज यानी कि जो बर्फ वाली गाड़ी है उसको खींचने के लिए इन एनिमल्स को यूज किया जाता है। ब्रेड दे दूध ज्यादा बिक रहा है सवेरे सवेरे। एक बच्चा बहुत बहुत आवाज आ रही है उसके घर से, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मैं बता भी तो किसके घर से आवाज आ रही सबसे ज्यादा, वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है अभी। यहाँ पे था वो। अगर अब कोई बोला ना मैं बेटा क्लास में, फिर मैं एंटर नहीं करने दूंगा किसी बच्चे को। सीधी सिंपल सी बात। अब मत बोलना, मैं जिस बच्चे को बोलूंगा वो आगे रीड करेगा, वही बोलेगा, सिर्फ और नहीं। ये है चमनप्रीत कौर, ट्यूलिप क्लास का बच्चा है। ये नमन पांडे के घर से आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। मैंने चमनप्रीत कौर को बोला बेटा रीड करने के लिए। Settlement. सर गुड मॉर्निंग। People had settled in the region of northern has ह्यूमन सेटलमेंट in रीड करना है आपको। 980 AD. सर क्या? ह्यूमन सेटलमेंट से बेटा रीड करना है आपको यहीं से। सर आपके पास people had settled in the polar region of the northern hemisphere in 980 AD. Self-made from Norway, the Viking created the first settlement in Greenland. Some important inhabitants of the tundra lowlands area, Inuits of the North America and Greenland, Lapps in Finland, Inuit and Chucks of Sibra. ठीक है जी, सर ये तो कर दिया। मैं पढ़ता हूँ आगे बेटा, रुको जरा, आप वेट करो। सर ओके। ह्यूमन सेटलमेंट्स है बेटा कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। पीपल हैड सेटल्ड इन द पोलर रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन 980 AD। देखिए यहाँ पर लोग कब से रह रहे हैं, 980 से रह रहे हैं। 980 से लोग यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, इस कोल्ड एरिया में, ठंडे इलाके में। इटसेल्फ माइटी वॉरियर्स फ्रॉम नॉर्वे, यहाँ पे शक्तिशाली योद्धा आए थे कहां से, नॉर्वे से। द विकिंग्स क्रिएटेड द फर्स्ट सेटलमेंट इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के अंदर पहली सेटलमेंट की गई थी विकिंग्स के द्वारा। सम इंपोर्टेंट इनहैबिटेंट्स ऑफ द टुंड्रा लोलैंड्स आर, कुछ सेटलमेंट्स है बेटा यहाँ की, वो कौन कौन सी है जी यहाँ पे। इन्यूनिटीज है जी ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका में, ग्रीनलैंड में। लैप्स एंड फिन्स ऑफ फिनलैंड, ये फिनलैंड कंट्री है बेटा। युक्ट्स एंड चुकिस ऑफ साइबेरिया, ये जो एरिया है ना जिसकी अभी हमने तीनों एरिया की बात की, नॉर्थ अमेरिका की, ग्रीनलैंड की, फिनलैंड की, साइबेरिया की, ये दुनिया में सबसे ठंडे इलाकों में आते हैं। यहाँ पर लोगों ने सेटलमेंट की है रहने के लिए। अब बात करते हैं आपकी ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड भी चमन बेटा तो आप ही रीड करो ग्रीनलैंड। सर हम करें? सर हम करें? रीत कीर्त कौर ने पूछा पहले। सर क्या? रीत कीर्त आप रीड करो। Greenland was named thus to attract people from the other countries of the world to settle there. It is a part of Denmark that lies between the Arctic Ocean and the Atlantic Ocean. It is the largest island in the world and lies mostly within the Arctic Circle.
The Atlantic Ocean borders Greenland's southeast. The Greenland Sea is to its east. The Arctic Ocean is to its north, and the Baffin Bay is to its west. Greenland looks white since about 80% of it is permanently covered with ice and snow. Sometimes huge pieces of ice break and slide down into the sea as icebergs. They are very dangerous for the ships as they are mostly not clearly visible due to heavy fog in the region. ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। ग्रीनलैंड बेटा, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो अमेरिका के पास ही ग्रीनलैंड पड़ता है एरिया। Greenland was named thus to attract people from the other countries of the world to settle there. बेटा ग्रीनलैंड का नाम इसलिए दिया गया था कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि जो दूसरी कंट्री से भी आकर वो इस जगह पर आकर रहे। It is a part of Denmark that lies between the Arctic Ocean and the Atlantic Ocean. सर आगे किसकी क्लास है? क्या हो गया? सर आगे किसकी क्लास है? मुझे नहीं पता, वो आप चेक करो ना अपने ग्रुप में। आप जो ये काम हो रहा है ना, पहले इसकी तरफ ध्यान दो। मेरी तो 7th क्लास है। अब बोलो, ये बीच में ना टोका करो आप ऐसे। इट इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, ये डेनमार्क का पार्ट है जो आता है आर्कटिक ओशन में और अटलांटिक ओशन में। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है पूरे वर्ल्ड में। एंड लाइज मोस्टली विद इन द आर्कटिक सर्कल, और ये आर्कटिक सर्कल में पड़ता है। द अटलांटिक ओशन बॉर्डर्स ग्रीनलैंड साउथ ईस्ट, अटलांटिक ओशन पड़ता है इसका बॉर्डर ग्रीनलैंड को साउथ ईस्ट में। द ग्रीनलैंड सी इज टू बी, ग्रीनलैंड सी इज टू बी इट्स ईस्ट में पड़ता है जी। आर्कटिक ओशन इज टू इट्स नॉर्थ एंड द बफिन बे इज टू इट्स वेस्ट। बफिन खाड़ी पड़ती है इसके वेस्ट में, और नॉर्थ में पड़ता है इसको आर्कटिक ओशन। Greenland looks white since about 80% of its permanently covered with ice and snowy snow. ग्रीनलैंड का जो हिस्सा है 80% वो ना बर्फ से ढका रहता है। 80% एरिया परमानेंटली बर्फ से ढका हुआ है ग्रीनलैंड। Sometimes huge pieces of ice break and slide down into the sea. कई बार बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ पिघलकर गिरते हैं, किसमें? समंदर में चले जाते हैं, आइसबर्ग से गिरती है। They are very dangerous for the ships. वो खतरनाक है किसके लिए? जहाजों के लिए। As they are mostly not clearly visible due to heavy fog in the region. क्योंकि इस एरिया में धुंध बहुत पड़ती है, तो यहाँ पर नजर नहीं आते आपको ये बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ होते हैं जो समुद्र में गिर जाते हैं, तो इससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। बाकी इसको हम पढ़ेंगे कल को ये कंप्लीट कर देगा आपका चैप्टर, सारे का सारा हो ही जाएगा। ठीक है जी, अभी मैं इसको सर डायरी क्या है? ये चैप्टर रीड करना है, इसका बुक वर्क मैं सुनूंगा कल को। सर डायरी क्या है? बुक वर्क। ओके सर। ओके। तो आप अपनी डायरी बुक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, इस चैप्टर का सुनूंगा मैं आपसे। ओके ओके सर। बाय बाय। ओके ओके सर।